हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत पर तुर्की आक्रमण। देखिए, इससे पहली वाली वीडियो में मैंने मोहम्मद बिन कासिम का एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। उसमें मैंने बताया था किस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, और वही आक्रमण जो है भारत पर होने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमण माना जाता है। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम 711 से लेकर के 715 तक भारत में रहा। किस तरीके से हज्जाज का भतीजा था, किस तरीके से इसने जो है राजा दाहिर को हराया, और राजा दाहिर की दोनों बेटियों को लेकर कहाँ चला गया, अरब चला गया। किस तरीके से इन्हें लूटपाट मचाई, ये सब मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बता दिया है। जिसने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी वो सबसे पहले जाकर के पिछली वीडियो देखें। उसके बाद में ये आज का हमारा टॉपिक पढ़े, जिसका नाम है भारत पर तुर्की आक्रमण। देखिए, पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता दूं किस तरीके से। देखिए, लास्ट का एक पॉइंट है रह गया था मेरा, उसमें बताया गया था। देखिए, जो राजा दाहिर की दो पुत्रियां थी, जिसको मोहम्मद बिन कासिम अरब ले गया था और राजा दाहिर के दोनों पुत्रों को दे दी थी। ठीक है, तो वहां पर यह माना जाता है कि राजा दाहिर की पुत्रियों ने मोहम्मद बिन कासिम के प्रति उसको भड़का दिया था, और उसने ये कहा था कि यहाँ पर लाने से पहले उसने हमारे साथ जो है अवैध संबंध बनाए हैं। इससे गुस्सा आया किसको, अल हज्जाज के बेटों को, और अल हज्जाज ने जो है मोहम्मद बिन कासिम से अपनी ईमानदारी का सबूत मांगा। इसको देने से वह असमर्थ हुआ, और जब असमर्थ हुआ तो अल हज्जाज ने जो है उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। यानी कि राजा दाहिर की दोनों बेटियों ने उसके खिलाफ उसको भड़का दिया था, और भड़काने के बाद में अल हज्जाज के बेटों ने और अल हज्जाज ने मिलकर के दोनों ने उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। अब उसके बाद में देखिए, हत्या करने के बाद में अब दूसरा एक आक्रमण होता है जिसका नाम है तुर्की आक्रमण, यानी कि भारत पर तुर्की आक्रमण या टर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्षेत्र आता है गजनी। गजनी के बारे में आज पढ़ेंगे हम। भारत पर तुर्की आक्रमण जो आता है गजनी। गजनी देखिए, पहले जो हुआ करता था वो हुआ करता था, देखिए वहां पर तुर्की में तुर्की का एक छोटा सा हिस्सा था जिसका नाम था गजनी। वर्तमान में कहां पर पड़ता है ये, देखिए पहले जो था तुर्की में पड़ता था, वर्तमान में इसकी स्थिति कहां है, वर्तमान में पड़ता अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पूछ लिया जाएगा। गजनी प्राचीन काल में कहां पर था, तुर्की में था, और वर्तमान में कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता हमारा अफगानिस्तान में। देखिए यहाँ पर एक वंश काम करता था जिसका नाम था यामनी वंश। गजनी में एक वंश काम करता था जिसका नाम था यामनी वंश, और यामनी वंश का जो फाउंडर था वो फाउंडर कौन था, देखिए उसका फाउंडर माना जाता है सुबुक्तगीन को, तो सॉरी अल्पतगीन को। अल्पतगीन, इसका फाउंडर कौन था, अल्पतगीन था। यानी कि गजनी तुर्की का एक छोटा सा क्षेत्र था जिसका नाम था गजनी, और गजनी पर एक वंश काम करता था जिसका नाम था यामनी वंश, और यामनी वंश का जो राजा था वो क्या था, अल्पतगीन था। ठीक है, उसके बाद इसका एक दामाद था, दामाद कह सकते हैं, या इसका गुलाम कह सकते हैं। इसका गुलाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन सुबुक्तगीन इसका एक दामाद था, या इसको गुलाम कह सकते हैं। ये था हमारा सुबुक्तगीन। देखिए इसने जो है 998 या कह सकते हैं 997, कहीं कहीं 997 लिखा हुआ है, कहीं कहीं 998 लिखा हुआ है। देखिए ये वाली जो डेट है कंफर्म मानी जाती है। इसके दामाद गुलाम सुबुक्तगीन ने जो है भारत पर आक्रमण किया था 998 में। सबसे पहला तुर्की आक्रमण क्यों माना जाता है, तुर्की आक्रमण ये माना जाता है आपका 998 में। लेकिन ये 998 वाला आक्रमण जो था ये असफल रहा, ये जो है असफल रहा। उसके बाद में देखिए सुबुक्तगीन का एक पुत्र था जिसका नाम था महमूद गजनी। देखिए जब ये असफल हुआ तो देखिए यहाँ पर इसके बाद में आता है हमारा, इसका एक पुत्र था जिसका नाम था महमूद गजनी। महमूद गजनी ने जो है, देखिए इसका जो पिता था सुबुक्तगीन भारत पर बार बार अटैक करता था, और भारत में जो है भारत के राजा इसको बार बार हरा देते थे। हराने के बाद में देखिए कई बार इसको जयपाल ने हराया था। हराने के बाद में अपने पिता का बदला लेने के लिए महमूद गजनी ने कसम खाई थी
कि मैं अब जो है भारत पर आक्रमण करूंगा और ये हर साल एक आक्रमण करूंगा। देखिए ये भारत पर जो है लगभग 1000 से लेकर के 1027 तक भारत पर आक्रमण करे इनने, और लगभग कितनी बार आक्रमण करे? 17 बार। अगर पूछा जाए कि महमूद गजनी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे, तो 17 आक्रमण किए थे। और ये कब से कब तक करे थे? 1000 से लेकर के 1027 तक करे थे। ठीक है, देखिए जयपाल एक राजा हुआ करता था। देखिए इधर अगर हम बात करें, एक हमारा राजस्थान का क्षेत्र आता है इस तरीके से। देखिए ये हमारा उत्तर भारत है, और यहाँ पर एक राजा था, उसका नाम था जयपाल। यहाँ पे एक रोल फाउंडर था, मतलब एक राजा राज करता था जिसका नाम था जयपाल। और जयपाल जो है बार बार इसके पिता को हरा देता था। किसको हरा देता था? इसके पिता को हरा देता था। और अपने एक बार ऐसा हुआ जब इसके पिता को हरा करके इसकी हत्या कर दी गई, तो अपनी पिता का बदला लेने के लिए इसने कसम खाई। कसम खाने में इसने कहा कि मैं भारत पर जो है हर साल एक आक्रमण करूंगा। तो इसने टोटल मेरा कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए। देखिए अब उसके बाद में इसके दो उद्देश्य थे। इसके भारत आने के दो उद्देश्य थे। एक तो इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना। जैसे ही पहले एक आया था हमारा मोहम्मद बिन कासिम, इसने क्या करा था? इसने भी अपने दो उद्देश्य लेकर आया था। एक तो इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना, और दूसरा जो है इस भारत जैसे सोने की चिड़िया वाले देश को लूटना। देखिए प्राचीन काल से हमारा भारत सोने की चिड़िया माना जाता है, और वास्तव में ही सोने की चिड़िया था भी। देखिए इसको लूटा गया सबसे पहले जो है इस मोहम्मद बिन कासिम ने इसको लूटा। लूटने के बाद में जो कलमा नहीं पढ़ पाए थे उस पर जजिया लगाया, और जो कलमा पढ़ पाए थे उनको मुसलमान कर दिया। ठीक है, इस तरीके के दो उद्देश्य लेकर के मोहम्मद गोरी आया था। अब देखिए इसी की तर्ज पर जो है महमूद गजनी भी दो उद्देश्य लेकर के भारत में आया था। पहला उद्देश्य इसका क्या था? देखिए पहला उद्देश्य था इसका इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना, और दूसरा उद्देश्य इसका क्या था? दूसरा उद्देश्य था इसका लूटपाट मचाना। देखिए लूटपाट मचाता रहा लगभग 1000 से लेकर 1027 तक, और 17 बार में जो भारत पर आक्रमण करे। अब देखिए इसके बारे में और कहा जाता है। देखिए महमूद इसका जो है इसकी कुछ उपाधि है, वो उपाधि भी आपकी पूछी जाती है, मतलब जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि बताइए किसको मूर्ति भंजक कहा जाता है, किसको यामिनुल मिल्ला कहा जाता है, किसको यामिनुल दौला कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको जो है इसको यामिन उल मिल्हा, बुत सिकन या मूर्ति भंजक, या कह सकते हैं यामिन दौला, यामिन दौला। देखिए 3 उपाधि मिली थी। अब एक बात ध्यान रखना, देखिए यहाँ पर यामिन उल मिल्हा और यामिन उल दौला, ये 2 उपाधि जो थी वो बगदाद के खलीफा ने दी थी। क्योंकि देखिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए कुछ खलीफा सामने आए, और वो खलीफा क्या करते थे? विदेशों में जो अपने अनुयायियों को भेजते थे और उनसे क्या कहते थे, जाइए आप जो इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करिए। उसी खलीफा ने जो है महमूद गजनी को भेजा, और महमूद गजनी से खुश होकर के उसने यामिन उल मिल्हा और यामिन उल दौला की उपाधि धारण दिया, उसको टाइटल दिया। देखिए ये क्यों दिया गया था टाइटल? देखिए इसने जो है भारत में आकर के मंदिरों को लूटा, मंदिरों की तोड़फोड़ की, और अपने इस्लाम का प्रचार और प्रसार कराया। इससे खुश होकर के जो है इसको ये उपाधि दी गई थी, यामिन उल मिल्हा की और यामिन उल दौला की। देखिए शुरुआत से ही जो है इस्लाम धर्म मूर्ति पूजा के खिलाफ माना जाता है, और ऐसा माना जाता है जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वो या तो काफिर होते हैं या फिर गैर मुसलमान होते हैं। अच्छा वास्तव में कहा जाता है गैर मुसलमानों को क्या कहा जाता है? काफिर। और काफिरों की हत्या करने वाले को क्या कहा जाता है? गाजी। काफिरों की हत्या करने वाले को क्या कहा जाता है? गाजी। तो इसने जो है काफिरों की हत्या की, यानी कि जो गैर मुस्लिम लोग थे उनकी हत्या की, और इसीलिए इसको एक उपाधि दी जिसका नाम था गाजी। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि गाजी की उपाधि धारण करने वाला कौन सा आक्रमणकारी था? तो वो हमारा कौन था? महमूद गजनी था। या ऐसा पूछ सकते हैं कि यामिन उल मिल्ला की उपाधि किसने धारण की थी? तो महमूद गजनी ने धारण की थी। या ऐसा पूछ सकते हैं बुत सिकन किसको कहा जाता है? तो ये भी किसको कहा जाता है? महमूद गजनी को कहा जाता है। या ऐसा कह सकते हैं मूर्ति भंजक भी किसको कहा जाता है? महमूद गजनी को। देखिए टाइटल पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना। इसका मतलब होता है मूर्तियां तोड़ना या बुत परस्ती को नष्ट करना। बुत सिकन का मतलब होता है बुत परस्ती को नष्ट करना, या बुत मूर्ति भंजक का मतलब होता है मूर्ति को तोड़ने वाला। ठीक है, अब देखिए इसने कुल कितनी बार आक्रमण करे थे? कुल भारत पर 17 बार आक्रमण करे थे। तो आइए आगे चलते हैं।
इसके आक्रमण के बारे में बात करते, कौन कौन से इसने आक्रमण करे थे। ठीक है, चलिए। इसका टाइम पीरियड है 1000 से लेकर 1027 तक। हम महमूद गजनी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके प्रमुख आक्रमण देखिए, प्रमुख आक्रमण के बारे में सबसे पहला आक्रमण जो आता है, इसने भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर जो है इसने आक्रमण किया। और देखिए यहाँ पर सबसे पहला आक्रमण, प्रथम आक्रमण इसने जो है 1001 में किया, 1001 ईस्वी में किया। और ये कहा किया था भारत के सीमावर्ती राज्य पर। ये सीमावर्ती राज्य कौन से थे? उत्तर भारत के जितने भी राज्य आते हैं, जैसा हमारा पेशावर आता है या उधर जम्मू कश्मीर आता है, इस तरीके की जो पहला काबुल वगैरह आता है, सिंध प्रांत आता है, ये सब कहते हैं हमारे सीमावर्ती राज्य। तो यहाँ पर इसने जो आक्रमण किया। और देखिए यहाँ पर जो है इस सीमावर्ती राज्य पर राज कौन करता था उस समय? जयपाल करता था। ये अपने पिता का बदला लेने के लिए जयपाल पर आक्रमण किया। और जयपाल पर आक्रमण करने के बाद में क्या हुआ? यहाँ पर जयपाल को हराया, अपने पिता का बदला लिया। लेकिन देखिए, अपने पिता का बदला तो ले लिया, लेकिन इसके दिमाग में एक बात और जुड़ गई थी। इससे पहले एक आक्रमणकारी आता है जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। हालांकि इसने अपने पिता का बदला ले लिया था, यहाँ पर जो है पहले आक्रमण कर 1001 में जो है भारत के सीमावर्ती राज्य पर आक्रमण किया। और जो इसके पिता को बार बार हराया करता था जिसका नाम था जयपाल की क्या कर दी? यहाँ पर हत्या कर दी। जयपाल की हत्या करने के बाद में जो है इसका एक मकसद हो रहा, इसने सोचा कि भाई जब मैं भारत में एंट्री कर चुका हूँ तो क्यों ना भारत के इस सोने के चिड़िया वाले देश को लूटा जाए। तो दूसरा उद्देश्य इसने क्या बनाया? इसने बनाया अपने जो है लूटपाट करूंगा। ठीक है, अब ये लूटपाट करेगा। उसके बाद में देखिए इसने जो है इसका छठा आक्रमण होता है। छठा आक्रमण देखिए, छठा आक्रमण इसका होता है 1006 ईस्वी में। तो सॉरी 1008 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। और 1008 ईस्वी में जो है इसने आक्रमण किया नागरकोट का एक मंदिर था। देखिए नागरकोट। और ये नागरकोट जो पड़ता है, देखिए हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा जिले में पड़ता है। वर्तमान में नागरकोट की स्थिति कहाँ है? हिमाचल के कांगड़ा जिले में है। और छठा आक्रमण जो है 1008 में कहाँ पर किया था? नागरकोट। और नागरकोट का एक प्रसिद्ध मंदिर था, उस मंदिर को जो है इसने लूट लिया। ठीक है, और यहाँ पर राजा, देखिए यहाँ पर एक राजा था, राजा राज करता था जिसका नाम था आनंदपाल। ये आनंदपाल कौन था? तो जयपाल का ही पुत्र था। यानी कि जयपाल की तो हत्या कर दी थी 1001 ईस्वी में सीमावर्ती राज्य को जीतने के बाद में उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद में जब इसने छठा आक्रमण किया तो वहां पर राजा कौन बना हुआ था? आनंदपाल कौन था? ये जयपाल का एक पुत्र था। इसके जो है जयपाल के पुत्र को हराया। और ये कहाँ पर राज करता था? नागरकोट। और नागरकोट इस समय कहाँ है? वर्तमान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। देखिए अब आगे अगला आता, देखिए इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण, जो माना जाता है इसका, वही माना जाता है 1027 वाला आक्रमण सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है। उसका मतलब आक्रमण किया था सोमनाथ का मंदिर इसने लूटा था। और सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर पड़ता है? ये हमारा गुजरात में पड़ता है। देखिए जिस समय इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया था तो उस समय जो है गुजरात का राजा था जिसका नाम था, उस समय गुजरात का राजा कौन था? उस समय राजा था हमारा भीम प्रथम। ये इसका देखिए दूसरा भी क्या है? भीम प्रथम था। और ये किस वंश का था? ये चालुक्य वंश का था। चालुक्य वंश वहां पर एक राज करता था, उसका राजा कौन था? भीम प्रथम था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ? इसने आक्रमण किया 1027 में सोमनाथ के मंदिर को। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की इसने जो है धनराशि वहां से लूटने के बाद में वहां की जो मूर्ति थी, देखिए वहां की मूर्ति लकड़ी की बनी हुई थी।
वो सॉरी मूर्ति लकड़ी की बनी हुई थी, और वहां पर जो उस मंदिर का दरवाजा तो था, वो दरवाजा किस चीज का बना हुआ था, वो दरवाजा था सोने का बना हुआ। देखिए बहुत सारा सोना वहां से लूटा। लूटने के बाद में जब ये लूटपाट करके अपने अपने जो है गजनी क्षेत्र के लिए जा रहा था, तो जाते जाते जो है वहां पर इसको रास्ते में जाटों ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया, जाटों ने इसको जो है लूट लिया। देखिए जब ये सामान लूट करके जा रहा था, संपत्ति लूट करके जा रहा था, तो रास्ते में जो है रास्ते में जाटों द्वारा इस पर हमला हुआ, जाटों द्वारा हमला हुआ और इसकी जो है देखिए इसका जो है सोने का दरवाजा जो है इन्होंने लूट लिया। जाटों ने इसका सोने का दरवाजा लूट लिया, और लूटने के बाद में इसको अपनी जान बचानी भारी पड़ी, जान बचा करके जो कहा लौट गया, अपना गजनी लौट गया। ठीक है, उसके बाद में देखिए आगे क्या होता है, आगे की कहानी सुनिए। देखिए सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो माना जाता है इसका सोमनाथ के मंदिर का माना जाता है। कई बार इसकी डेट भी पूछी गई कि सोमनाथ के मंदिर पर इसने कब आक्रमण किया था, तो 1027 में किया था। यह ऐसा पूछ सकता है कि बताइए जब महमूद गजनी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो वहां का राजा कौन था, तो वहां का राजा था भीम प्रथम या भीम फर्स्ट कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है 1025 में जो है वो सॉरी क्या बता, देखिए वो जो सोमनाथ का 1000 जो थी सोमनाथ का मंदिर जो लूटा था इसने 1025 में लूटा था। 1025 सॉरी वो गलती से हुआ है, ठीक है, उसको सही कर लेना। सोमनाथ की जो लूट थी वो कौन सी थी, 1025 की थी। और इसका लास्ट आक्रमण जो था, अंतिम आक्रमण जो था इसका अंतिम आक्रमण था 1027 में, और ये किसके खिलाफ था, जाटों के खिलाफ। देखिए गलती से भी मैंने दिखाया था वो कि वहां पर सोमनाथ का मंदिर 1027 में लूटा था, वो गलत है। वो जो मंदिर लूटा था 1025 में लूटा था, ठीक है, जिसमें जो है सोने का दरवाजा लूटा था। तो वहां वो वाली डेट जो है आप सही कर लेना, 1025 है वो सोमनाथ की लूट आती है 1025 से। और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है सोमनाथ। और देखिए महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण कौन सा माना जाता है, 1027 का माना जाता है। ठीक है, 1027 में जो है आपका अंतिम आक्रमण था। चलिए आगे, जाटों के खिलाफ था अंतिम आक्रमण, आगे चलते क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो है इसके कुछ लेखक आते हैं, दरबारी इतिहासकार आते हैं, दरबारी कवि आते हैं, जिनसे क्वेश्चन अक्सर हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो है दरबारी कवि। देखिए यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछता है दरबारी कवि कौन कौन से थे। तो देखिए सबसे पहला दरबारी कवि था हमारा अल-बरूनी। देखिए अल-बरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था किताबुल हिंद। ये इसका दूसरा नाम है तहकीक ए हिंद। ये दोनों नाम एक ही है, किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद। और कई बार इस किताब का नाम भी पूछ लिया गया है कि वह पूछा था किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद कौन से राइटर ने लिखी है, तो अल-बरूनी ने लिखी थी। या ऐसा पूछ सकता है कि अल-बरूनी समकालीन था मोहम्मद बिन कासिम के, महमूद गजनी के, मोहम्मद गौरी के, तो किससे समकालीन था, महमूद गजनी के। या तो ऐसा हो सकता है, ऐसा पूछ सकता है कि भाई एक तरफ तो राजा के नाम दे देगा, दूसरी तरफ कवियों के नाम दे देगा, बताइए कौन सा किससे संबंधित था। ठीक है, दूसरा आता है उत्बी। और देखिए उत्बी ने लिखा था किताबुल यामीनी। देखिए यामिनी, किताबुल यामिनी किसने लिखी थी, उत्बी ने लिखी थी। लेकिन मैंने आपको जब मैंने मोहम्मद बिन कासिम बताया था, तो मोहम्मद बिन कासिम की सारी जानकारी अली अहमद के चचनामा पुस्तक में मिलती है। मैंने बताया था ना कि मोहम्मद बिन कासिम की जितनी भी जानकारी है वो कौन सी किताब में मिलती है, अली अहमद की एक पुस्तक लिखवाई थी जिसका नाम था चचनामा। उस चचनामा में उसकी सारी जानकारी मिलती है। और ये जो किताब है, ये जो है किताबुल यामिनी, ये चचनामा का ही पार्शियल भाषा में अनुवाद था। चचनामा का पारसी भाषा में अनुवाद था। यानी कि उत्बी ने क्या किया था, जो अली अहमद की चचनामा पुस्तक थी उसका फारसी में अनुवाद कराकर उसका नाम क्या रख दिया था, किताबुल
या मिली रख दिया था। और ये भी किससे संबंधित हमारा महमूद गजनी से संबंधित। एक मिनट देखिए अब आता है दूसरा राइट हमारा फिरदौसी। फिरदौसी देखिए फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखी थी, इसने लिखी थी शाहनामा। शाहनामा लिखी थी। और अगला राइटर आता है हमारा बेहाकी। बेहाकी और देखिए बेहाकी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है तारीख सुबुक्तगीन। तारीख सुबुक्तगीन। देखिए सुबुक्तगीन कौन था, ये महमूद गजनी का पिता था और इसके पिता की बायोग्राफी किसने लिखी है, बेहाकी ने लिखी है। देखिए महमूद गजनी से 3-4 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। पहला क्वेश्चन तो यह आता है कि कुल कितनी बार आक्रमण किए थे, तो आपका जवाब क्या होगा, 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद में पूछा जाता है कि बुद्ध शिखर किसको कहा जाता है, मूर्ति भंजक किसको कहा जाता है, या गाजी की उपाधि किसने धारण की थी, या कह सकते हैं यामिनुल मिल्हा या यामिनुल दौला की उपाधि किसने धारण की थी। तो सारी से सारी उपाधि टाइटल जो है किसने धारण की थी, आपके महमूद गजनी ने धारण की थी। ठीक है, और सबसे अच्छा क्वेश्चन जो आज तक बनने वाला है, रिकॉर्ड कायम कर रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए वो क्वेश्चन आपका सोमनाथ का मंदिर। इसने सोमनाथ का मंदिर कब लूटा था, तो 1025 में लूटा था। उस समय वहां का राजा कौन था, भीम प्रथम था। किस वंश से संबंधित रखता था, चालुक्य वंश से संबंधित रखता था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन महमूद गजनी से आने वाले हैं। देखिए अब क्या होता है आगे चल करके 1000, देखिए जब 1027 में 1027 में जो है इसका अंतिम आक्रमण था। वो आक्रमण किसके खिलाफ था, वो जाटों के खिलाफ था। उसके बाद में देखिए 1030 में जो है 1030 में महमूद गजनी की जो है मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, महमूद गजनी की। गजनी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी, 1030 में। भारत पर आक्रमण सबसे पहला कब किया था, 1000 में। और कब तक भारत पर आता है, 1027 में। पहला पूछेगा किसके खिलाफ था देखिए आपको पूछ सकता है कि बताइए महमूद गजनी का पहला आक्रमण किसके खिलाफ था, तो सीमावर्ती राज्य के खिलाफ था। और वहां पर किसको हराया था, उसने जयपाल को हराया था। उसके बाद में छठा आक्रमण में किसको हराया था, जयपाल का एक पुत्र था जिसका नाम था आलमपाल, उसको हराया था। और देखिए जो उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था जिसका नाम था 16वां आक्रमण। ये 16वां आक्रमण कौन सा था, सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। और ये सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है। इसमें जो है इसने बहुत सारी संपत्ति लूटी। उसके बाद में इसकी संपत्ति को जाटों ने लूट लिया। लूटने के बाद में जो है गुस्सा आया, दोबारा से फिर आक्रमण किया 1027 ईस्वी में। और 1027 वाला आक्रमण होता है इसका अंतिम आक्रमण था। किसके खिलाफ था, जाटों के खिलाफ था। ठीक है, अब जाते जाते क्या देखिए 1030 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये हमारा रहा महमूद गजनी की बायोग्राफी। अब इसके बाद में पढ़ते हैं हम भारत पर मोहम्मद गोरी का आक्रमण। देखिए तुर्की के 2 आक्रमण हुए थे। पहला तो हमारा हुआ था महमूद गजनी ने करा था, और दूसरा किसने किया था, हमारा मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, इसके बाद में पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी। आइए दोस्तों आप पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। देखिए अभी मैंने बताया था कि महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई थी, 1030 में हुई थी। उसके बाद में दूसरा तुर्की आक्रमण होता है, किसके कौन करता है, वो मोहम्मद गोरी करता है। ठीक है, देखिए मोहम्मद गोरी जो होता है गोर क्षेत्र पड़ता है। ये भी कहां पर पड़ता है, तुर्की में। जैसे गजनी एक क्षेत्र पड़ता था, वहां का एक फाउंडर आया था निकल करके जिसका नाम था महमूद गजनी। अब उसके ही समकालीन एक और क्षेत्र था जिसका नाम था गोर। देखिए गोर में जो है एक गोर, क्या नाम था, गोर क्षेत्र। और गोर क्षेत्र पर जो है एक राजा राज करता था जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। वहां पर गोरी जो है राज करता था। गोर क्षेत्र पर कौन राज करता था, मोहम्मद गोरी करता था। देखिए इसका जो फुल नेम था वो था, इसका पूरा नाम क्या था, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। वहां पर राज कौन करता था, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी करता था। देखिए क्या हुआ, जब इसने भारत पर आक्रमण किया तो इसके भी 2 ही उद्देश्य थे, एक तो लूटपाट करना और दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार करना। यानी कि हमारे पास जो है 3 आक्रमण हुए हैं। पहला मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ है, दूसरा महमूद गजनी के द्वारा हुआ है, तीसरा मोहम्मद गोरी के द्वारा हुआ है। इन तीनों का 2 ही उद्देश्य लेकर के आए थे। 2 ही उद्देश्य लेकर के आए थे, कौन कौन से, एक तो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना,
दूसरा जो है भारत को लूटना। ये दो ही मकसद से भारत में आते थे। तो देखिए इसका भी यही मकसद था। और देखिए राजा था मोहम्मद गोरी, इसका प्रथम आक्रमण, इसका जो प्रथम आक्रमण हुआ था, यानी कि इसका भारत पर प्रथम आक्रमण, ये भारत पर इसका प्रथम आक्रमण हुआ था 1000 यानी कि 1075 में। इसका जो आक्रमण होता वो हुआ था 1175 में, इसका आक्रमण हुआ था। और देखिए कहां पर हुआ था, ये एक जगह पड़ती है मुल्तान, मुल्तान के खिलाफ मुल्तान के खिलाफ। और ये मुल्तान एक जगह का नाम है। और मुल्तान में जो है एक मुसलमान जाति रहती थी जिसका नाम था देखिए करमाती। करमाती, एक करमाती मुसलमानों की जाति थी। करमाती मुसलमानों पर किया, यानी कि इसने जो है पहला आक्रमण कहां पर किया, मुल्तान के करमाती मुसलमानों पर किया। देखिए कब किया था, 1075 में किया था। यही इसका प्रथम आक्रमण है। भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था इसमें, 1075 में, और मुल्तान के करमाती मुसलमानों के खिलाफ किया था। देखिए ये मुसलमान वो थे जो काफिर हुआ करते थे, यानी कि जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे। वास्तव में मुस्लिम थे लेकिन इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे। ये अपने आप को मुस्लिम कहते थे। और मोहम्मद गोरी कहता था कि आप मुस्लिम नहीं हो, इसलिए जो है इनके खिलाफ जो है बगावत की और इसमें जो है इनको जो है बहुत सारी हत्याएं की यहाँ पर। उसके बाद में देखिए इसका दूसरा आक्रमण देखिए दूसरा आक्रमण जो हुआ इसका वो हुआ 1178 में। 1178 में, और 1178 में इसने कहा किया था, देखिए इसका क्या था, भीम द्वितीय, इसका दूसरा नाम है मूलराज द्वितीय। देखिए इससे पहले महमूद गजनी ने आक्रमण किया था, तो उस समय जो है उत्तर भारत में कौन राज कर रहा था, जयपाल कर रहा था या आनंद पाल कर रहा था। उसके बाद में भीम प्रथम आया था। लेकिन अब जो ये हमारा मोहम्मद गोरी आक्रमण करेगा भारत पर, वो कौन करेगा, 1078 में करेगा भीम प्रथम या भीम द्वितीय मूलराज द्वितीय के खिलाफ में। इसमें क्या हुआ, देखिए एक तरफ गोरी है और एक तरफ कौन है, भीम द्वितीय, इसका नाम है मूलराज द्वितीय। इसमें क्या होता है, गोरी हार जाता है, भीम द्वितीय की जीत हो जाती है। अब देखिए आपने कई बार सुना होगा कि मतलब एग्जाम में भी आता है और आपने कई बार हिस्ट्री पढ़ी उसमें देखा भी होगा कि बार बार गोरी किससे हारता था, पृथ्वीराज चौहान से हारता था। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि बताइए मोहम्मद गोरी सबसे पहले किससे हारा था, कौन सा ऐसा फाउंडर है, कौन सा एक राजा है जिससे हारा था, तो वो हमारा कौन था, भीम द्वितीय था। यानी कि भीम द्वितीय ने महमूद गजनी मोहम्मद गोरी को सबसे पहले हराया था। बाद में जो है ये पृथ्वीराज चौहान से जो है बार बार हारा भले ही था, लेकिन सबसे पहले किसने हराया था इसको, भीम द्वितीय ने हराया था। इसका दूसरा नाम है मूलराज द्वितीय। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या हुआ था, भीम द्वितीय जो है, देखिए यहाँ पर इसने भीम द्वितीय ने इसको, ये भीम द्वितीय कहाँ पर राज करता था पहले इसका देखो। देखिए राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे एक जगह है जिसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू पर इसका अधिकार था भीम द्वितीय का। ठीक है, माउंट आबू पर एक जैन धर्म का एक मंदिर है जिसका नाम है दिलवाड़ा मंदिर। जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर जैनियों को समर्पित है। ठीक है, बहुत बड़ा टेम्पल है। तो यहाँ पर जो है इसने क्या काम किया था, भीम सेकंड ने जो है इसको क्या बना लिया, बंदी बना लिया। अब जब बंदी बना लिया तो इसने कहा कि भाई चलो अब क्या हो, बंदी को बन गया है। तो इसने ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार ये कहते हैं कि भीम सेकंड ने अपनी माँ के कहने पर जो है इसको रिहा कर दिया था। रिहा करने के बाद में इसको अपनी जान बचा करके भागना पड़ा और ये कहाँ पहुंच गया, अपना ये गोर क्षेत्र में अपना जो है पहुंच गया। अब क्या होता है देखिए, तो इसका पहला आक्रमण आपने पढ़ लिया, 1175 मुल्तान के खिलाफ था, करमाती मुसलमानों पर किया था इसने पहला आक्रमण। दूसरा आक्रमण किया था 1078 में, और इसमें क्या हुआ था, ये हारा था, इसको बंदी बना लिया था भीम सेकंड के द्वारा, और अपनी मां के कहने पर इसने भीम सेकंड ने इसको छोड़ दिया था। ठीक है, मूलराज द्वितीय भी इसका नाम है, भीम सेकंड भी इसका नाम है। ये कहां पर राज करता था, माउंट आबू पर करता था, और माउंट आबू पर एक मंदिर भी है आपका जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है भारत पर एक फाउंडर था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान।
देखिए गौड़ क्षेत्र पर कौन है यहाँ पर, गौड़ में है हमारा गौरी, जिसको जान बचा करके भागना पड़ा। और यहाँ पर कौन है हमारा, भारत में कौन आ गया है, पृथ्वीराज चौहान आ गया है। तो पृथ्वीराज चौहान जो है इसका दूसरा नाम था, देखिए पृथ्वीराज चौहान, या इसको इसका दूसरा नाम क्या था, राय पिथौरा। इसको राय पिथौरा भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, राय पिथौरा। देखिए राय पिथौरा भी इसको कहा जाता है। इसका एक दरबारी कवि था जिसका नाम था, इसका दरबारी कवि था जिसका नाम था चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। देखिए इसने एक महाकाव्य लिखा था, इसने एक महाकाव्य लिखा था जिसका नाम था, चंद्रबरदाई का महाकाव्य क्या था, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, सॉरी भूल गया था, पृथ्वीराज रासो। कई बार एग्जाम में दिया है। चंद्रबरदाई का महाकाव्य कई बार हिंदी वाले पोर्शन में भी आ जाता है और कई बार जीएस वाले पोर्शन में भी आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, चंद्रबरदाई ने कौन सा महाकाव्य लिखा था आपका, पृथ्वीराज रासो लिखा था। और देखिए चंद्रबरदाई ने यहाँ तक इसमें जो है वर्णन किया है पृथ्वीराज रासो में कि बार बार जो है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करता था और बार बार जो है माफी मांग लेता था। देखिए मोहम्मद गौरी ने ऐसा लगभग 16 बार किया, 16 बार जो है बार बार पृथ्वीराज चौहान से लड़ा। लड़ने के बाद में जो है उसको हरा दिया गया मोहम्मद गौरी को, और मोहम्मद गौरी माफी मांग करके जो है अपना गौड़ क्षेत्र में भाग जाया करता था। और हमारा जो हमारे देश पर जो राज कर रहा था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, यानी कि उत्तर भारत पर जो राज कर रहा था, राजस्थान वाले क्षेत्र पर, गुजरात वाले क्षेत्र पर हुकूम कर रहा था, पृथ्वीराज चौहान कर रहा था। तो पृथ्वीराज चौहान जो है बार बार उसको माफ कर देता था। अब देखिए उसके बाद में लगभग 16 बार ऐसा हुआ, 16 बार जो है 16 बार हराया। हराने के बाद में देखिए ये जो हमारा 16 बार की घटना मिलती है, 16 बार का जो जिक्र मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, पृथ्वीराज रासो। ये कौन बताता है, चंद्रबरदाई। लेकिन इतिहासकारों का मानना यह है कि पृथ्वीराज मतलब इतिहासकारों का मानना यह है कि पृथ्वीराज चौहान में मोहम्मद गौरी में केवल 2 युद्ध है, एक तो 1191 का तराइन का पहला युद्ध और 1192 का तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है। चलो दोनों की बात आप रखते हैं। अगर पूछेगा बताइए इतिहासकार कैसे कहते हैं तो 2 ही युद्ध बताते हैं, लेकिन हमारा चंद्रबरदाई कितने युद्ध बताता है, लगभग 16 युद्ध। और 17वां युद्ध जो था हमारा कौन सा था, मोहम्मद गौरी। अब देखिए इसका फेमस युद्ध कौन सा था, तराइन का पहला आक्रमण या तराइन का प्रथम आक्रमण, देखिए तराइन का प्रथम आक्रमण कब हुआ था, इसकी डेट है 1191 में हुआ था। इधर कौन, देखिए तराइन जो पड़ता है हमारा हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में। देखिए हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है तरणी, तरणी का एक दूसरा नाम क्या है हमारा, हरियाणा तराइन है। तो तराइन में जो युद्ध हुआ था वहां पर देखिए एक तरफ जो था मोहम्मद गौरी था और दूसरी तरफ कौन था हमारा, पृथ्वीराज चौहान। देखिए पृथ्वीराज चौहान इसमें जीता था और मोहम्मद गौरी की यहाँ पे क्या हो गई थी, हार गई। यानी कि 16 बार तो इसने पहले हराया था और 17वीं बार कौन सा युद्ध था हमारा ये, इसमें भी जो है मोहम्मद गौरी हार गया था और मोहम्मद गौरी ने माफी मांग करके जो अपनी जान बचाई और जान बचा कर कहाँ भाग गया, जो है अपने क्षेत्र में भाग गया। मोहम्मद मतलब जो गौड़ क्षेत्र था वहां पर भाग गया। तो लगभग 17 बार इसने माफी मांगी और 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने इसको क्या कर दिया, माफ कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एक और आता है, देखिए यहाँ पर अब देखिए दूसरी कहानी एक और आती है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये तराइन का प्रथम युद्ध था 1191 में, किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी के और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। और ये तराइन कहाँ पर पड़ता है आपका, हरियाणा में पड़ता है। 1191 में हुआ। तो इसमें किसकी हार हुई थी, किसकी जीत हुई थी, पृथ्वीराज चौहान जीता था, मोहम्मद गौरी इसमें हारा था। अब देखिए यहाँ पर जो है एक दूसरा व्यक्ति आता है जिसका नाम है जयचंद। देखिए जयचंद ये यूपी के कन्नौज पर राज करता था, यूपी का एक कन्नौज पड़ता है, कन्नौज पर राज करता था, यानी कि कन्नौज का राजा था। इसकी एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था, इसकी पुत्री का नाम था देखिए संयोगिता। इसकी एक पुत्री हुआ करती थी जिसका नाम था संयोगिता। ये इतिहासकार ये कहते हैं, यानी कि जो हमारा पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था जिसका नाम था चंद्रबरदाई, वो अपनी पुस्तक में ये बताता है कि संयोगिता से जो है पृथ्वीराज चौहान के क्या थे, प्रेम प्रसंग थे। इससे नाराज था कौन, इससे नाराज था जयचंद। और देखिए इसकी पुत्री से जो है कौन प्रेम विवाह करना चाहता था, प्रेम विवाह
करना चाहता था कौन? चौहान, यानी कि पृथ्वीराज चौहान इससे प्रेम विवाह करना चाहता था, लेकिन इसका जो पिता था, संयोगिता का जो पिता था, वो इससे नाराज था। अब क्या होता है, देखिए जयचंद जो है अपनी पुत्री का स्वयंवर करता है। स्वयंवर में जो है सारे छोटे बड़े राजा सभी को आमंत्रित करता है, लेकिन यहाँ पर जो है पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं करता है। तो इससे जो है इससे वो दिल पे ले लेता है बात कि भाई सबको आमंत्रित करा, मुझे क्यों नहीं आमंत्रित करा। तो ये जा करके जो है दिल पे ले लेता है बात। दिल पे लेने के बाद में जो है वो पृथ्वीराज चौहान, जयचंद जो है मतलब जो है पृथ्वीराज चौहान इससे प्रेम करता था। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये तो लग जाता है इसके संयोगिता के प्रेम प्रसंग में। और जब ये स्वयंवर होता है, इतिहासकार ये कहते हैं जब ये स्वयंवर होता है तो 20 स्वयंवर में से जो है पृथ्वीराज चौहान उसकी पुत्री यानी कि संयोगिता को उठा करके ले जाता है और अपना जो है विवाह कर लेता है। इससे नाराज कौन हो जाता है? जयचंद। अब जयचंद जो है किससे नाराज होता था? पृथ्वीराज चौहान में कटी हो जाती है। अब देखिए अगला युद्ध आता है कौन सा? 1192 वाला युद्ध। देखिए यहाँ से एक ट्विस्ट निकल के आता है। अब ये 1100 यानी कि आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि जो व्यक्ति मोहम्मद गोरी को 17 बार हरा सकता है तो वो क्या 18वीं बार नहीं हरा सकता? लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे कहते हैं घर का बेटी लंका है, वही बात यहाँ पर हुई थी। देखिए जयचंद जो है अपना बदला लेता है किससे? पृथ्वीराज चौहान से। और जाकर के किससे मिल जाता है जयचंद? मोहम्मद गोरी से जाकर के मिल जाता है। देखिए जब ये हमारा तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध ये हुआ था हमारा 1192 में हुआ था। और देखिए इसमें एक तरफ कौन था? हमारा मोहम्मद गोरी था और दूसरी तरफ कौन था? हमारा पृथ्वीराज चौहान था। देखिए पृथ्वीराज चौहान था, लेकिन इसको ये पता नहीं थी कि जो है जयचंद अपना बदला लेगा, यानी कि अपने अपमान का बदला लेगा, इसको ये पता नहीं था। लेकिन जयचंद जाकर के किससे मिल जाता है? मोहम्मद गोरी से मिल जाता है। और ऐसी कंडीशन में जो है जाहिर सी बात है पृथ्वीराज को हारना पड़ता है और मोहम्मद गोरी की यहाँ पर क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। ये किस वजह से जीत हुई थी? क्योंकि जयचंद जाकर के किससे मिल गया था? मोहम्मद गोरी से। और उसने जो है अपनी पुत्री का, जो उसकी पुत्री को ले गया था उठा करके मंडप में से, उसका बदला लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मोहम्मद गोरी जीत जाता है, चौहान जो है इसमें हार जाता है। किसकी वजह से हारता है? क्योंकि आपको पता है क्योंकि जयचंद की वजह से ही हार जाता है। जयचंद जाकर के किससे मिल जाता है? मोहम्मद गोरी से। तो देखिए यहाँ पर जो है दो युद्ध हो गए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन करके आता है, तराइन का प्रथम युद्ध के डेट भी आपसे पूछ ली जाती है या पूछ लिया जाता है कि किन दो व्यक्तियों के बीच में हुआ था, कौन जीता था, कौन हारा था। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। उसमें जो है एक तरफ तो पृथ्वीराज चौहान, दूसरी तरफ था मोहम्मद गोरी, जिसमें हार हुई थी मोहम्मद गोरी को, जीता कौन था? पृथ्वीराज चौहान जीता था। लगभग 17वां आक्रमण था। 17वीं बार उसने जो है इसको माफ किया था। माफ करने के बाद में 18वां आक्रमण ऐसा कौन बताता है? हमारा चंद्रबरदाई बताता है कि 18 आक्रमण होते, जबकि इतिहासकार ये कहते हैं कि केवल इनके बीच में 2 ही आक्रमण होते, एक तो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, अब देखिए दूसरे युद्ध में क्या होता है, जयचंद किससे जाकर के मिल जाता है? मोहम्मद गोरी से। और मोहम्मद गोरी की सेना जो शक्तिशाली हो जाती है और किसको हरा देती है? पृथ्वीराज चौहान को हरा देती है। ठीक है, वो बैटल कौन सा था आपका? 1192 वाला। इसका नाम है तराइन का दूसरा युद्ध। अब देखिए अब क्या होता है, देखिए जयचंद जो था हमारा, जयचंद कौन था? जयचंद जो है मैंने बता दिया आपको जयचंद कौन था। अब देखिए उसके बाद में क्या मोहम्मद गोरी जयचंद का रिश्तेदार था? ऐसा तो नहीं है। अब जो है अगली बार में किसको ललकारता है? जयचंद को ही ललकार लेता है। देखिए अब जो है अब आता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। अब ये चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में होगा? मोहम्मद गोरी और वर्सेस कौन बनेगा यहाँ पर? जयचंद, यानी कि जिसने साथ दिया। और वहां पर देखिए जब 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, वहां पर जो है पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई थी। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं, देखिए इतिहासकार कहते हैं कि भाई मोहम्मद गोरी को जो है इसने 17-18 बार माफ किया था, लेकिन जब एक बार मोहम्मद गोरी को मौका मिला तो उसने उस मौके का फायदा उठाया और उसने पृथ्वीराज चौहान की क्या कर दी? हत्या कर दी। लेकिन चंद्रबरदाई ये कहता है अपनी पृथ्वीराज रासों में कहता है चंद्रबरदाई कि वहां पर ऐसा नहीं हुआ था। उसमें ऐसा हुआ था कि इसने जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया था? अंधा करवा दिया था। अंधा करने के बाद में चंद्रबरदाई को और पृथ्वीराज चौहान को अपने क्षेत्र गौर ले गया था। और गौर में जाकर के देखिए एक कला जानता था,
पृथ्वीराज चौहान एक कला जानता था जिसको कहते हैं शब्दवेदी बाण। शब्दवेदी बाण चलाना जानता था कौन? चंद्र यानी कि पृथ्वीराज चौहान। ये बात जो है चंद्रबरदाई ने किसको बताई? मोहम्मद गोरी को बताई। मोहम्मद गोरी ने कहा कि अच्छा ऐसा है तो हम इसका जो है ट्रायल लेंगे। तो देखिए गौड़ क्षेत्र में जो है राष्ट्रीय खेल हो रहे थे, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय खेल करवाते थे वो लोग, वो खेल हो रहे थे। उसमें जो है चंद्रबरदाई ने जाकर के मोहम्मद गोरी से कहा कि भाई हमारा जो साथी है पृथ्वीराज चौहान वो एक कला जानता है जिसको बोलते हैं शब्दवेदी बाण, और नहीं तो अगर वो कह रहा अच्छा, मोहम्मद गोरी उस पर विश्वास कर लेता है चंद्रबरदाई पर और उसको जो है कहता है कि चलो हम इसको जो है देखना चाहते हैं। अब देखिए जब देखना चाहते हैं तो मोहम्मद गोरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को उसकी बेड़ियां जंजीरें खोल दी, और खोलने के बाद में एक तीर और एक धनुष, यानी कि एक तीर और एक धनुष उसके हाथ में दे दिया जाता है। अभी चंद्रबरदाई ये कहता है कि चंद्रबरदाई ने जो है धनुष उसको ले जाकर के दिया पृथ्वीराज चौहान को, और उसके कान में एक बात कही थी। कान में बात कौन सी गई थी? देखिए लिखा हुआ है 4/24। देखो मैं लिख देता हूं इसको। देखिए यहां पर इसने कहा था 4/24 गज, 4/24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, ता ऊपर सुल्तान है, ना चूको चौहान। देखिए ये सारी बात कौन बताता है? अपने पृथ्वीराज रासो ने। किसने? पृथ्वीराज रासो ने। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो ने साफ साफ वर्णन किया है इस बात का कि हम दोनों को जो है मोहम्मद गोरी अपने क्षेत्र ले गया था, वहां पर राष्ट्रीय खेलों का मतलब इनॉग्रेशन हुआ, तो वहां पर जो है मैंने उससे कहा कि जो है शब्दवेदी बाण चलाना जानता है, तो मोहम्मद गोरी ने इसका आदेश दिया कि चलो भाई हम भी देखना चाहते हैं। अब देखिए धनुष और बाण लेकर कौन जाता है? चंद्रबरदाई। किसके साथ पास जाता है? पृथ्वीराज चौहान के। अब जैसे ही पृथ्वीराज चौहान को बाण और धनुष थमाता है, उसकी बेड़ियां खोलता है, तो वहां पर जो है चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के कान में ये बात कहता है कि 4/24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, ना चूको चौहान। देखिए इसका मतलब ये हुआ, उसने कहा कि भाई देखिए आपसे 24 गज दूरी पर कौन है? सुल्तान यानी कि मोहम्मद गोरी खड़ा है, और आपके दोनों अंगूठे किस चीज पर है? बाढ़ पर है। और इस बार जो है मौका मिलते ही अपनी जो है अपमान का, अपनी इस हमले होने वाले अपमान का बदला ले लीजिए। अब देखिए उसने इतनी बात तो उसको समझा दी। समझाने के बाद में जो है मोहम्मद गोरी के पास गया और कहा कि भाई चलो इसको आदेश दे दीजिए, अपना जो कर्तव्य दिखाने वाला है, इसके जो शब्दवेदी बाण मतलब चलाना जानता है इसको चला देगा। जैसे ही मोहम्मद गोरी उसको आदेश देता है कि चलाइए बाण, तो भाई वो जो है अपना टारगेट किसको बनाता है? मोहम्मद गोरी को। और जैसे ही वो कहता है मोहम्मद गोरी के जो है वो तीर लग जाता है। इस तरीके जो है वो अपना अपमान का बदला ले लेता है और मोहम्मद गोरी को जो है वहां पर ढेर हो जाता है। ये जो सब बताया था, ये सब बताया था किसने भाई? ये बताया था हमारा चंद्रबरदाई ने अपनी कौन सी किताब में? पृथ्वीराज रासो ने। अगर हम इसको सत्य मानते हैं तो फिर ये तीसरा युद्ध जो हुआ था हमारा मोहम्मद गोरी का और जयचंद का, यानी कि 1194 वाला, ये वाला युद्ध कहां से होगा बताइए? तो इतिहासकार कहते हैं कि ये कैसे हमारी ये सारी की सारी घटना कैसी हमारी काल्पनिक है और ये कैसी है हमारी झूठी है। तो हमें झूठे सच से क्या मतलब है? मैं थोड़ा कहानी दूंगा बताऊंगा, तो कहानी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो चलो इसको लग कर देते हैं। लेकिन हमारा जो अगला युद्ध आता है कौन सा आता है? हमारा 1194 वाला युद्ध, चंदावत का युद्ध। देखिए यहाँ पर कौन कौन था? एक तरफ जयचंद था और दूसरी तरफ कौन था? मोहम्मद गोरी था। देखिए इस युद्ध में जो है जयचंद हारा और गोरी यहाँ पर जीत जाता है। देखिए जैसे ही जयचंद यहाँ पे हारा और गोरी जीता, तो यहाँ से जो है मुस्लिम राज इसने मतलब मुस्लिम राज को यहाँ पे इसने शुरू कर दिया। तो ये कहा जाता है कि भारत में मुस्लिम राज का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? मोहम्मद गोरी को माना जाता है। देखिए आक्रमणकारी तो आए, आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम आया, उसका मतलब उसने जो है लूटपाट की और चला गया। महमूद गजनी आया उसने लूटपाट की, वो भी चला गया। लेकिन यहाँ पर जो था
मोहम्मद गोरी जो आया, तो मोहम्मद गोरी का शुरू वाले उद्देश्य तो उसके ये थे कि मैं यहाँ पर जो है इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करूंगा, और दूसरा जो इसका उद्देश्य था वो क्या था, लूटपाट करना। लेकिन तीसरा उद्देश्य जो है, जब इसने जो है जयचंद को हरा दिया था, तो जयचंद को हराने के बाद में जो है इसने कहा कि भाई ये तो सोने की चिड़िया है, भारत तो सोने की चिड़िया, इस पर जो है, इस पर लूटने की बजाय इस पर क्या करा जाए, राज किया जाए, और थोड़ा थोड़ा धर्म यहाँ से जो है ले लिया जाए। तो इसमें जो है यहाँ पर ये कई सारे गुलाम लेकर के आया था, जिसमें से जो है एक, जिसमें क्या हुआ कि जयचंद की हत्या हो गई, मोहम्मद गोरी जीत गया। अब इस युद्ध के बाद में जो है इसने प्लान बना लिया राज करने का, कि भारत पर क्या किया जाए, अब राज किया जाए। तो इसी प्लान से जो है ये कहा जाता है कि भारत पर प्रथम मुस्लिम राज का संस्थापक कौन है, तो वो है हमारा मोहम्मद गोरी। देखिए मोहम्मद, ये क्वेश्चन कई बार आया था, पूछा था कि भारत पर मुस्लिम राज का वास्तविक संस्थापक कौन है हमारा, तो वो संस्थापक माना जाता है हमारा गोरी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एमटीएस में भी आया था, स्टेनोग्राफर में भी आया था, और देखिए सब में भी स्टेनो के पेपर में भी आया था। तो ये एग्जाम में आज पूछ लिए जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, अलग हट के होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब इसको भारत को मुस्लिम राज का संस्थापक मान लिया जाता है, अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, ये कई सारे गुलाम लेकर के आता है, इसमें से कुछ गुलाम तो इसके मारे जाते हैं, लेकिन कुछ 4 गुलाम जो इसके प्रसिद्ध गुलाम थे वो इसके बच जाते हैं। पहला गुलाम होता है इसका कुतुबुद्दीन। देखिए इसके गुलाम कौन कौन से आते हैं, पहला आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा आता है हमारा उवाचा, और तीसरा आता है हमारा यालोल, और देखिए चौथा हमारा गुलाम आता है इसका बख्तियार खिलजी। ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, और ये किसका गुरु था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु था बख्तियार खिलजी। ये 4 इसके विश्वास पात्र थे। अब क्या होता है, देखिए 1206 में क्या होता है, खोखरो एक जनजाति थी, खोखरो जनजाति के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है 1206 में मोहम्मद गोरी की। अब जैसे ही 1206 में मोहम्मद गोरी की हत्या होती है, और भारत पर अब देखिए इसके पास बहुत सारा क्षेत्र था। देखिए भारत था, उसके बाद में काबुल था, कंधार था, ये और सिंध प्रांत, कई सारे प्रांत इसके थे जिसको ये जीत चुका था। तो इस पर जो है ये धीरे धीरे करके जो है अपने मतलब गुलामों को बैठा देता है। अब देखिए गुलामों को कैसे बिठाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या मिल जाता है, भारत मिल जाता है, और देखिए कुबाचा को क्या मिल जाता है, कुबाचा को काबुल मिल जाता है, और देखिए कंधार मिल जाता है, और देखिए यालदोज को क्या मिलता है, यालदोज को गजनी का पूरा क्षेत्र मिल जाता है, और देखिए बख्तियार खिलजी भी भारत में आ जाते हैं। ये दोनों जो है भारत में प्रवेश कर जाते हैं दोनों, और ये इसको कुबाचा को काबुल कंधार मिल जाता है, यालदोज को क्या मिल जाता है, गजनी। अब देखिए हमने 1175 से 1206 तक का समय पढ़ा, इसमें हमने किसको जाना, मोहम्मद गोरी को जाना, यानी कि हमने 712 से लेकर के 1206 तक का टाइम पीरियड हमने पढ़ लिया है। अब देखिए 1206 से जो स्टार्ट होती है आपकी, वो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है। दिल्ली सल्तनत में जो है हमने 4-5 वंश पढ़े, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सारे 5 वंश पढ़ने हैं। 5 वंश पढ़ने के बाद में दिल्ली सल्तनत भी खत्म हो जाएगी। देखिए अब हमें जो पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना है। अगली जो वीडियो होगी वो दिल्ली सल्तनत की होगी। देखिए कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। देखिए कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और देखिए हमारे चैनल उस्मानी क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। और देखिए हम आपकी कमेंट का इंतजार करते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे, आपको अच्छी लगे, बुरी लगे, जैसी भी वीडियो आपको लगे आप कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कोई भी व्यक्ति एकदम से अच्छा नहीं बन पाता, धीरे धीरे देखिए आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे भी आप सुझाव देंगे हम उस पर अमल करेंगे, ठीक है। जैसे भी हम अमल करेंगे उसके बाद में आपको क्वालिटी अच्छी दी जाएगी। तो कमेंट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।